हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शिक्षा का संपूर्ण उद्देश्य ही रुकावटों को अवसरों में परिवर्तित करना होता है। यदि आप किसी चीज में बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको रास्ता छोड़ने की नहीं बल्कि तरीके को बदलने की जरूरत है। मैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यह जानेंगे कि धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास अभी ये जो भी समय है इसका सकारात्मकता के साथ यूज कीजिए या पॉजिटिविटी के साथ यूज कीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी हालत बहुत खराब है तो हमेशा उन्हें देखिए जिनकी हालत आपसे भी बदतर या खराब है, और ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको उसने उस परिस्थिति से बचाया। तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो लॉकडाउन खुलने के बाद हमने जो भी फॉर्म भरे हैं, चाहे वह आरआरबी एनटीपीसी के हों, रेलवे ग्रुप डी के हों या आने वाले व्यापम के एग्जाम हों, आपके पास 1 से 2 मौके ही होंगे और कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, और एक क्वेश्चन भी आपका सिलेक्शन पक्का कर सकता है। इसलिए ऐसा पढ़िए कि एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग तरह अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ धातुएं भाप या स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में ये मैंने आपको बताया था, पापा नानी काका मांगे आलू, जॉन लोहा पबजी है, क्यों होगी आगे औरत प्लेट लेके। यह एक ट्रिक बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में से याद करने की, और बहुत ही डिटेल में से समझाया था। तो हाइड्रोजन के नीचे के जो तत्व हैं वह जल की किसी भी स्टेट से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते, ना ही उसकी वेपर स्टेट से क्रिया करते हैं, ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, ना ही ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। जल से अभिक्रिया हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट ही करते हैं, जिसमें से सोडियम और पोटेशियम जो सर्वाधिक क्रियाशील एलिमेंट है इस अभिक्रिया श्रेणी में, यह जल से बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और यह इनका रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होता है। इन्हें जैसे ही जल में डाला जाता है तो यह जल में ऊपर तैरने लगते हैं और जल से तेजी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और यह अभिक्रिया इतनी वायलेंट या इतनी रिएक्टिव होती है कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। इसलिए और बहुत ही अधिक मात्रा में इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसलिए हाइड्रोजन को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। इससे भी अभिक्रियाशील तत्व मैंने आपको बताए थे सीजियम और फ्रांसियम, लेकिन सीजियम और फ्रांसियम का रिएक्शन लेबोरेटरी या लैब में करवाना संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन देते हैं, विस्फोटक अभिक्रिया देते हैं, इसलिए उनका रिएक्शन लेबोरेटरी में नहीं करवाया जाता। लेकिन पोटेशियम से भी सर्वाधिक क्रियाशील तत्व होता है सीजियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम जलने पर लिलिक कलर की फ्लेम या लौ देता है, इसे हम वायलेट कलर या बैगनी रंग भी कहते हैं। आप यह क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि पोटेशियम जलने पर किस कलर की या किस कलर की लौ को देता है, तो आपको याद रखना है लिलिक कलर, वायलेट कलर या बैगनी कलर। जबकि सोडियम जलने पर गोल्डन येलो कलर की लौ प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कैसे अभिक्रिया करता है। धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम आता है। पोटेशियम और सोडियम मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, वे ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और उनमें आग लग जाती है। पोटेशियम जलने पर लिलिक कलर की या बैगनी कलर की या वायलेट कलर की लौ देता है, जबकि सोडियम जलने पर गोल्डन येलो कलर की लौ देता है। यह आपको याद रखना है, इसलिए उन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अब कैल्शियम से अभिक्रिया, कैल्शियम को जल में डालते ही वह डूब जाता है, जबकि सोडियम पोटेशियम जल में तैरने लगते हैं, तथा कैल्शियम के कण हाइड्रोजन गैस में चिपककर बुलबुले के रूप में जल की सतह पर आते हैं। कैल्शियम जल में हाईली रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और यह आग नहीं पकड़ता। यदि हम अभिक्रियाएं देखें तो कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यदि आप जानते हैं कि Ca2+ होता है
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और आप उसे जमाएंगे तो 2882। तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह 2+ होता है। और जब अभिक्रिया होती है तो मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यह 2 यहां आ जाएगा और इससे OH आयन इससे अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसी प्रकार पोटेशियम जब जल से ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यह समीकरण बैलेंस नहीं है। यदि इसे मैं बैलेंस करना चाहूं तो मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। 2 के यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 के 2H 2O और यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 के 2H 2H 2O 2O, लेकिन यहां 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गया। इसी प्रकार सोडियम को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम को आप बैलेंस करेंगे तो सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है। समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है, यह समीकरण आप बैलेंस करने की कोशिश करना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड की। तो सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं और आग पकड़ लेते हैं, जबकि कैल्शियम जल में डालने पर डूब जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये तीनों अभिक्रियाएं ऊष्मा छेपी होती हैं, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करते हैं, जबकि कैल्शियम उतनी तेजी से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए यह आग नहीं पकड़ता। आपने देखा कि तीनों तत्व OH आयन बनाते हैं, अर्थात यह बेसिक नेचर के होते हैं और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। बेसिक नेचर या OH आयन आप लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल मैंने बताया था अम्ल लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है, जबकि बेसिक इसका उल्टा होता है, यह लाल को नीला कर देता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे मैग्नीशियम की अभिक्रिया। यह बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम ठंडे जल से बहुत ही धीमी गति से अभिक्रिया करती है, जबकि यह गर्म जल या हॉट वाटर से तेजी से रिएक्ट करती है। मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। मैग्नीशियम ठंडे जल से धीमी गति से क्रिया करती है, जबकि गर्म जल से बहुत ही तेजी से रिएक्ट करती है। यह भी क्रिया ऊष्मा छेपी होती है। ऊष्मा छेपी से मेरा मतलब है एक्सोथर्मिक, और ऊष्मा शोषी मतलब होता है एंडोथर्मिक। जिसमें ऊष्मा या एनर्जी रिलीज हो या मुक्त हो वो एक्सोथर्मिक होता है, और ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक होता है। तो मैग्नीशियम भी आपने देखा कि गर्म जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एक अभिक्रिया ऐसी भी मिलेगी जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल एट ऐसा ही लिखा है। तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है जो एग्जाम में मान होता है। तो आपको याद रखना मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की अभिक्रिया। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं और गर्म जल से ही बहुत ही धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, या ना के बराबर। तो एल्यूमिनियम और जिंक भाप या स्टीम से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आपको याद रखना है ऊपर के जो हमने एलिमेंट पढ़े सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जल से अभिक्रिया करते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, जबकि मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन आपको याद रखना है, कभी ऐसा आपको ऑप्शन मिले जिसमें ऐसा कुछ पूछा हो और मैग्नीशियम का ऑप्शन दिया हो, तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाता है, लेकिन यह मान्य नहीं है, इसमें विवाद है। गूगल में ऐसा आपको
एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में आपको ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन से अभिक्रिया। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन भाप या स्टीम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। आपको याद रखना है, जिंक येलो होता है जब वह गर्म हो और व्हाइट होता है जब वह कोल्ड या ठंडा हो। यह आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट गर्म रहने पर येलो कलर का होता है और ठंडा होने पर यह व्हाइट कलर का होता है। तो आपको याद रखना यह जिंक है। जिंक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, यह एक धातु है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। आप कमेंट करके बताइए आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर, जहां भी आपको एलिमेंट दिखे उसका एटॉमिक नंबर वहीं पर याद करने की कोशिश कीजिए। अब आयरन का रिएक्शन रिवर्सेबल होता है, मतलब आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड बनाता है। इसमें 3 लगा है, इसमें 4 लगा है। ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन यह अभिक्रिया रिवर्सेबल है। ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड पुनः आपको आयरन दे सकता है। यह भी अभिक्रिया सभी ऊष्माक्षेपी होती हैं या एक्सोथर्मिक होती हैं, लेकिन यह उतनी वायलेंट नहीं होती। आपको याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है, जबकि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम या भाप से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम यह जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, जबकि मैग्नीशियम भी गर्म जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। जबकि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उतनी वायलेंट नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आगे बढ़ते हैं। लेड, कॉपर, अर्जेंटम, ओरम और प्लेटिनम जल से अभिक्रिया नहीं करते। यह जल से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते। धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन से नीचे के तत्व जल से किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करते। और कॉपर, अर्जेंटम, ओरम और प्लेटिनम ये हाइड्रोजन से नीचे के तत्व हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करके या तो ऑक्साइड देती हैं या हाइड्रोक्साइड देती हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देती हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ऑक्साइड देती हैं। तो नेक्स्ट, आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।